हे वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं नया पैटर्न जो कि एडीएम एंड फ्रेजेस का आपसे पूछा गया था एसएससी सीजीएल एग्जाम में। तो सीजीएल के जो स्टूडेंट एडीएम एंड फ्रेजेस के रट्टे मारते हैं, खासकर से ये वीडियो उनके लिए है। तो अभी तक एसएससी सीजीएल में दो तरह के जो है पैटर्न पूछे जाते थे एडीएम फ्रेजेस के, लेकिन ये नया पैटर्न एसएससी ने अभी पूछना शुरू किया है। तो यदि आप रट्टे मारते हैं, थोड़ा सा आपको जो है अब थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यदि आप इस टाइप के एडियम्स की प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे तो आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में थोड़ा समय लग सकता है। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि समय लग सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने में, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यदि कोई भी एडियम फ्रेजेस इस वे में पूछा जाएगा तो मैं चाहता हूँ कि आप इस पैटर्न की प्रैक्टिस भी करके जाएं, तो आपके लिए अच्छा होगा। आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। तो यहां पे देखिए ये है ओल्ड पैटर्न। एसएससी ऐसे पूछता था, क्या होता था, आपको एक सेंटेंस में एडीएम एंड फ्रेजेस दे दिया जाता था, एक सिचुएशन दे दी जाती थी और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो एडीएम एंड फ्रेजेस फिट बैठता था वो दे दिया जाता था आपको, और प्लस बाद में आपसे उस एडीएम एंड फ्रेजेस का मीनिंग पूछा जाता था। चार ऑप्शन देखिए। ठीक है, ये ओल्ड पैटर्न है एसएससी का। एक और ओल्ड पैटर्न है एसएससी का, यहां पे आप देख सकते हो कि आपको सीधा ही कोई ईडीएम एंड फ्रेजेस दे दिया और चार ऑप्शन आपको दे दिए जिसमें से आपको मीनिंग बताना है। ठीक है, तो ये दो ओल्ड पैटर्न है और मैक्सिमम यही पूछे गए हैं आज तक। जब आप सीजीएल 2018 का टायर 2 का पेपर देखोगे तो आपको कुछ नया पैटर्न देखने को मिलेगा। वो क्या है वो एक बार देख लीजिए। नया पैटर्न ये वाला। अब ये नया क्यों है, मैं इसको नया क्यों बोल रहा हूं, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, तभी इस वीडियो का फायदा है कुछ आपके लिए। देखिए, हमें जनरली मैंने आपको अभी दो टाइप बताई कि इस टाइप से पूछा जाता है, लेकिन इस टाइप में देखिए इसमें क्या है, एक सिचुएशन सेंटेंस के अंदर दे रखी है और इसमें क्या कर रखा है, आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, अब यहां पे आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग इडियम एंड फ्रेजेस का यूज करना है। और इसका कई बार तो क्या होता है कि मीनिंग सेंटेंस में दे रखा होता है, बट मैक्सिमम केस में मैंने देखा कि सिचुएशन दे रखी है, सिचुएशन में ही मीनिंग ढूंढना है और मीनिंग के अकॉर्डिंग ही आपको इडियम एंड फ्रेजेस यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में लगाना है। और यहाँ पे देखिए अब आपको ऑप्शन में क्या दे रखे हैं, आंसर में क्या दे रखा है, इडियम एंड फ्रेजेस दे रखे हैं, और पहले में क्या दे रखा होता था, इडियम एंड फ्रेजेस आपको जो है क्वेश्चन में दे रखा होता था और ऑप्शन में हमने उसको मीनिंग ढूंढने होते थे। लेकिन अब आपको इडियम एंड फ्रेजेस ढूंढना है। तो एक बार मैं आपकी प्रैक्टिस करवा देता हूं 15-20 क्वेश्चन से, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, रोहित वॉज डैश व्हेन ही टुक इंपॉर्टेंट डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग द फैमिली। तो यदि आप कोई भी डिसीजन ऐसा लेते हो अपनी फैमिली से बिना पूछे तो क्या हो सकता है। तो चार ऑप्शन आप यहाँ पे देखोगे एडम एंड फ्रेजेस के। सो जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सही लगेगा वही आप यहाँ पे फिट कर दोगे। अब रोहित ने जो है इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए अपनी फैमिली से कंसल्ट कर रहे बिना, तो मतलब कि क्या, अब वो क्या हो गया, बड़ा हो गया, वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है, उसको पता है कि उसके लिए अच्छा क्या है, उसके लिए बुरा क्या है। तो यहाँ पे एक इडियम एंड फ्रेज इस पर बैठता है, फाइट हिज ओन बैटल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इसलिए इसका राइट आंसर है, टू टोल्ड टू फाइट हिज ओन बैटल्स हिमसेल्फ। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मीनिंग क्या है, फाइट ऑन्स बैटल, फाइट वंस ऑन बैटल का मतलब होता है टू ट्राई टू ओवरकम चैलेंजेस विदाउट हेल्प फ्रॉम एनीवन एल्स, यानी कि किसी की मदद लिए बिना जो आपके चैलेंजेस आते हैं आप उनको पार कर जाते हैं। आगे आपका, राधा इज अनेबल टू कंटिन्यू वर्किंग इन दिस ऑफिस, हार्ड वर्क इज डैश ऑन हर हेल्थ। अब देखिए यहां पे सिचुएशन क्या है कि राधा जो है फर्दर ऑफिस के अंदर काम नहीं कर सकती, वो असमर्थ है। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि हार्ड वर्क डैश ऑन हर हेल्थ। तो हार्ड वर्क ने जरूर उसकी हेल्थ के ऊपर कुछ नुकसान डाला होगा, इसी की वजह से वो अनेबल है अब कंटिन्यू काम करने के लिए ऑफिस में। तो इस सिचुएशन के लिए जो एडीएम एंड फ्रेजेस होगा वो होगा आपका टेकिंग अ टोल ऑन। टेक अ टोल ऑन एडीएम है आपका, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज का बुरा इफेक्ट। जैसे कि हार्ड वर्क का जो बुरा इफेक्ट राधा की किस पे पड़ रहा है, उसकी हेल्थ पे पड़ रहा है। तो यहां पे हम यूज करेंगे टेकिंग अ टोल ऑन। क्लियर हो गया। सो टेक अ टोल ऑन का मतलब होता है टू हैव अ सीरियस बैड इफेक्ट ऑन समवंस और समथिंग। समझ में आ गया आपको। चलिए
नेक्स्ट है आपका दिस इज स्ट्रिक्टली डैश बट सम चेंजेस आर गोइंग टू हैपन इन द कंपनी इन नियर फ्यूचर। आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या होता है, कोई भी बात होती है, आप जब कोई भी मीटिंग वगैरह होती है, कुछ भी होती है, तो कोई ऐसी बात जो आप पब्लिकली नहीं उसको बताना चाहते, यानी कि पूरी कंपनी को तो नहीं बताना चाहते, लेकिन अपने फ्रेंड्स जो होता है, ठीक है, कलीग होता है, उसके सामने करते हैं, ठीक है, तो कोई भी ऐसी बात जो आप पब्लिकली नहीं बताना चाहते, तो उसको हम बोलते हैं ऑफ द रिकॉर्ड। दिस इज स्ट्रिक्टली ऑफ द रिकॉर्ड, ठीक है, बट सम चेंजेस आर गोइंग टू हैपन इन द कंपनी नियर फ्यूचर। सो ऑफ द रिकॉर्ड का मतलब मैंने आपको बता दिया, मतलब कि कोई ऐसी बात जो आप पब्लिकली नहीं बताना चाहते, क्योंकि वो बात क्या है, ऑफ द रिकॉर्ड है, ठीक है। सो यहाँ पे हम कह देते हैं इसका आंसर होगा आपका ऑफ द रिकॉर्ड ऑप्शन 4, इसलिए इसका राइट आंसर दे रखा है। नेक्स्ट है आपका ही ट्राइज टू परफॉर्म वेल बट गुड प्रोजेक्ट्स डन बाय हिम आर डैश ही नीड्स टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट। यहाँ पे एक सिचुएशन हमें दिख रही है क्या, कि उसने अच्छा परफॉर्म किया और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश की, ठीक है, जितने भी उसने अच्छे प्रोजेक्ट किए, लास्ट में इसने एक लाइन लिख दी ही नीड्स टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट, मतलब कि उसके द्वारा जितने भी प्रयास किए गए हैं वो उतने खरा उन पे नहीं उतर पाया, इसलिए उसको ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत है उसके काम। तो यहाँ पे इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें कौन सा एडियम फिट बैठेगा वो देखना है। तो यहाँ पे जो फिट बैठ रहा है वो है फ्यू एंड फॉर बिटवीन। सो फ्यू एंड फॉर बिटवीन का सबसे पहले मतलब समझ लीजिए। फ्यू एंड फॉर बिटवीन का मतलब है थिंग्स दैट आर फ्यू एंड फॉर बिटवीन आर वेरी रेयर एंड डू नॉट हैपन वेरी ऑफन। मतलब कि ये चीजें जो फ्यू एंड फॉर बिटवीन है ये जनरली इतनी आसानी से नहीं होती और कभी हमें कभी इतनी आसानी से देखने को नहीं मिलती, ठीक है, इसलिए फ्यू एंड फॉर बिटवीन यूज किया गया है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में फ्यू एंड फॉर बिटवीन यूज किया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन 3 राइट आंसर दिया है। आगे हम बात करते हैं मैनी ओल्ड प्रोजेक्ट्स आर डैश विद अ चेंज इन कंपनी पॉलिसीज। अब बताइए यहाँ पे क्या यूज होगा, सिचुएशन को समझिए कि मैनी ओल्ड प्रोजेक्ट, ठीक है, यानी कि पुराने प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, विद अ चेंज इन कंपनी पॉलिसी। देखिए कोई भी ऐसी चीज कि जो पास्ट में हुई है और अब आपको वो क्या कर रही है, पास्ट से ज्यादा जितने उसने इफेक्ट दिए थे और आज आपको वो ज्यादा बेनिफिट दे रही है, तो उस चीज में हम यूज करते हैं, उस सेंस में हम यूज करते हैं गेटिंग अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, एडीएम को, ठीक है। सो मैनी ओल्ड कंपनी प्रोजेक्ट्स आर गेटिंग अ न्यू लीज ऑफ लाइफ विद अ चेंज इन कंपनी पॉलिसीज, यानी कि अब जब कंपनी ने अपनी पॉलिसीज चेंज की हैं तो जो कंपनी के पुराने प्रोजेक्ट पड़े थे अब वो कंपनी को ज्यादा बेनिफिट यानी ज्यादा मुनाफा दे रहे हैं। सो ऑप्शन 4 इस सेंस में काम करता है इडियम एंड फ्रेजेस। नेक्स्ट है आपका इन ट्राइंग टू सोल्व द क्राइम द डिटेक्टिव फाउंड हिमसेल्फ येट द मिस्ट्री केप्ट डीपनिंग। तो यहाँ पे सिचुएशन देखिए क्या है, एक डिटेक्टिव है, क्राइम करने का, क्राइम सोल्व करने की वो कोशिश कर रहा है, लेकिन अंत में इसने एक लाइन लिख दी येट द मिस्ट्री केप्ट डीपनिंग, लेकिन अभी भी क्या है, जो मिस्ट्री है वो तो बढ़ती ही जा रही है, गहरी होती जा रही है, जो रहस्य है उस केस का, क्राइम का। तो यहाँ पे सिचुएशन में कौन सा इडियम फिट बैठेगा, इतनी उसने एफर्ट लगाए, सोल्व करने की कोशिश कर रहा है बट कुछ नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पे हम 4 ऑप्शन देखेंगे, हमें एक फिट बैठता है बीटिंग हिज ब्रेन आउट। बीटिंग हिज ब्रेन आउट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, बीटिंग वंस ब्रेन आउट का मतलब होता है कि किसी चीज को करने में आप अपना मैक्सिमम एफर्ट लगा देते हैं। तो यहाँ पे डिटेक्टिव क्राइम को सोल्व करने में अपना मैक्सिमम एफर्ट लगा रहा है, बट फिर भी जो रहस्य है केस का वो गहराता ही चला जा रहा है, तो इसलिए बीटिंग हिज ब्रेन आउट यहाँ सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही बैठता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। The resident of my colony dash in trying to find out about the increasing number of car theft। अब यहाँ पे देखिए सिचुएशन क्या है कि जो कॉलोनी के निवासी हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ से आगे देखिए सिचुएशन क्या है, इज ट्राइंग टू फाइंड आउट, यानी कि अभी तक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी कॉलोनी में से जो कारें चोरी हो रही हैं, लेकिन अभी तक तो वो फाइंड आउट नहीं कर पाए। तो इस सेंस में कौन सा इडियम एंड फ्रेजेस यहाँ पे यूज हो सकता है, तो यहाँ पे यूज होगा पुल्ड ऑल द स्टॉप्स। ठीक है, अब पुल्ड ऑल द स्टॉप्स यहाँ पे क्यों यूज होगा, तो यहाँ पे आपको इसका मीनिंग बताएगा। देखिए
पुल ऑल द स्टॉप्स का मतलब होता है कि जितने आपके पास रिसोर्सेज हैं, जितने आपके पास फोर्स हैं, वो सारा आप एक काम में लगा देते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं यूज ऑल द रिसोर्सेज और फोर्सेज एट वंस डिस्पोजल, ये मीनिंग होता है पुल्ड ऑल द स्टॉप्स का। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे द पुलिस पुल्ड आउट ऑल द स्टॉप्स टू फाइंड द थीफ, यानी कि पुलिस ने अपने जितने उसके पास रिसोर्सेज थी, फोर्स थी, वो सारी लगाई चोर को पकड़ने में। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 है राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। फैक्ट्री ओनर्स आर प्रोटेस्टिंग बिकॉज दे थिंक दैट द गवर्नमेंट हैज डैश ऑफ प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बाय क्लोजिंग देयर फैक्ट्री इन बिग सिटी। सिचुएशन थोड़ा सा समझिए यहाँ पे क्या है। फैक्ट्री ओनर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, यहाँ पे फुल स्टॉप ब्लैंक दे दिया, ऑफ द प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यानी कि उन्होंने प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ कुछ किया है जिसकी वजह से फैक्ट्री ओनर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया है ये देख लीजिए, इस सेंस में क्या चीज फिट बैठती है, कौन सा एडियम आपका फिट बैठता है? तो इसमें फिट बैठता है अपसेट द एप्पल कार्ट। अपसेट द एप्पल कार्ट का मीनिंग सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। अपसेट द एप्पल कार्ट का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइज चीज है, ठीक है, कुछ भी है, ठीक है, उसको आप क्या करते हो, कोई भी अरेंजमेंट है, प्लान है, उसको आप स्पॉइल कर देते हो, डिसऑर्गेनाइज कर देते हो, तो ये मतलब होता है अपसेट द एप्पल कार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ने अब क्या किया है, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ओनर आर प्रोटेस्टिंग बिकॉज दे थिंक दैट गवर्नमेंट हैज अपसेट द एप्पल कार्ट ऑफ प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, यानी कि जो उनके ऑर्गेनाइजेशन थी उसको डिसऑर्गेनाइज, उसको स्पॉइल कर दिया, इसलिए जो फैक्ट्री ओनर क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ऑप्शन 2 है राइट आंसर। नेक्स्ट है द ऑफिशियल फाउंड हिमसेल्फ डैश व्हेन ही कुड नॉट एक्सप्लेन हिज एक्शंस एंड ऑल द मेंबर्स स्टार्टेड अटैकिंग हिम विद एक्यूजेशन ऑफ चीटिंग। सिचुएशन क्या है समझिए, कि जो ऑफिस में काम करता है बंदा, ऑफिशियल है, ठीक है, वो खुद को अपनी एक ऐसी स्थिति में पाता है जहाँ पे वो चीज़ को, कोई भी उसके द्वारा किया गया कार्य एक्शन है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो वो उसको चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो इसलिए जो जितना भी उसके मेंबर हैं, स्टाफ मेंबर, वो उसके ऊपर क्या करने लग जाते हैं, उसको चीटिंग का दोषी ठहराने लग जाते हैं। तो यहाँ पे अब वो कौन सी सिचुएशन में खड़ा है, तो इस सिचुएशन में कौन सा एडमन फ्रेजेस फिट बैठता है चारों में से, तो वो बैठता है इन द आई ऑफ अ स्टॉर्म। इन द आई ऑफ अ स्टॉर्म का क्या मतलब होता है, इन आई ऑफ स्टॉर्म का मतलब होता है कि किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में, ठीक है, सो इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ऑप्शन 2 है राइट आंसर। इन द मिडल ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन इज अ राइट डेफिनेशन ऑफ इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। आगे बढ़ते हैं। When you dash, it is the best to be patient and have faith in your inner strength. तो यहाँ पे कंडीशन क्या रहा है कि when you dash, ठीक है, मतलब कि आप किसी सिचुएशन में हो, कौन सी सिचुएशन में हो, आगे उसने एक्सप्लेन कर दिया एक लाइन लिख के कि इट इज बेस्ट, कि ये सबसे अच्छा है कि टू बी पेशेंट, कि आप पेशेंस बनाए रखें, और हैव फेथ इन योर इनर स्ट्रेंथ, यानी कि आपकी जो अंतरात्मा की जो स्ट्रेंथ है उस पर आप विश्वास रखें। तो अब आप ऐसी जो सिचुएशन है, ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति को आप ये कह रहे हो, तो मतलब कि इसका मतलब किसी न किसी मुसीबत में होगा, ठीक है, आप ऐसे कहने की कोशिश कर रहे हो ना कि जब आप मुसीबत में हो तो आपको जो है पेशेंस रखना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखनी चाहिए, उम्मीदें कायम रखनी चाहिए, कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना चाहिए, ऐसे ही बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इसके लिए जो इडियम फिट बैठता है वो है फाइंड योर सेल्फ इन ट्रबल्ड वाटर्स। ट्रबल वाटर्स का मतलब क्या होता है, ट्रबल वाटर्स का मतलब होता है अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इसलिए सो व्हेन यू फाइंड योर सेल्फ इन ट्रबल्ड वाटर, ट्रबल्ड वाटर यहाँ पे आपका क्या है, इडियम। समझ आ गई बात? चलिए, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डैश जीएसटी ऑन सम आइटम्स इन ऑर्डर टू हेल्प स्मॉल ट्रेडर्स। अब देखिए सरकार ने, अब यहाँ पे कह रहा है कि कुछ आइटम्स के ऊपर जो जीएसटी था, ठीक है, उसके ऊपर अब सरकार ने कुछ किया है, यानी कि सबसे पहले तो कुछ सरकार ने इसको ऊपर और डिसीजन लिया होगा, अब इस डिसीजन को सरकार ने बदला है, और जो आइटम्स ही कुछ आइटम यहाँ पे इसने जैसे सम आइटम मेंशन किया है, स्मॉल ट्रेडर्स को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने जीएसटी में कुछ बदलाव किए हैं। अब फायदा तो तभी पहुंच सकता है ना स्मॉल ट्रेडर्स को कि पहले मान लो जीएसटी ज्यादा होगा, अब जीएसटी उन वस्तुओं के ऊपर कम कर दिया होगा, इसलिए हो सकता है ना। इस केस में जो एडियम फिट बैठता है वो बिल्कुल फिट बैठता है रोल बैक। रोल बैक का मीनिंग ही आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे देगा। रोल बैक का मीनिंग होता है सबसे पहली बात तो कि कोई भी कॉमोडिटी है उसका जो प्राइस है उसको कम कर देना, उसको हम बोलते हैं रोल बैक। तो यहाँ पे जीएसटी के रेट सरकार ने क्या किए हैं,
कम किए हैं कुछ वस्तुओं पे, जिसकी वजह से स्मॉल ट्रेडर्स को फायदा हो रहा है, ठीक है। और एक और मतलब होता है रोल बैक का, हाथ पीछे खींच लेना, विड्रॉ, रिट्रीट, भाग जाना, वापस चले जाना, पुश बैक। सो ऑप्शन 2 यहाँ पे इसमें फिट बैठता है। आगे आपका पल्लवी वर्कड रियली हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन एंड टू गेन सक्सेस। तो यहाँ पे आप देखिए कि पल्लवी ने क्या किया है, एग्जामिनेशन को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है और उसने सक्सेस प्राप्त करने के लिए, यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं हम सक्सेस प्राप्त करने के लिए, हम हर एक एफर्ट कर सकते हैं, हर एक सिचुएशन, ठीक है, हर एक सिचुएशन में अपना एफर्ट लगा सकते हैं और जितने भी पॉसिबल वे होंगे सबको ट्राई करेंगे सक्सेस गेन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में कौन सा फिट बैठता है, लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, मतलब कि कोई भी चीज़ उसमें नहीं छोड़ी, ठीक है, एग्जामिनेशन पास करने के लिए और उसमें सक्सेसफुल होने के लिए। तो लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, मेकिंग द फाइनल पेपर वॉज अ रियली डिफिकल्ट टास्क बट द एंड ऑफ द वीक आई वॉज एबल टू। तो यहाँ पे अब देखिए सबसे पहली सिचुएशन क्या था कि जो फाइनल पेपर है, ठीक है, उसके लिए बनाना एक डिफिकल्ट टास्क था, बट हफ्ते के आखिरी में उसने क्या पाया, ही वॉज एबल टू डैश, क्या मतलब कि अब क्या, पहले तो उसके लिए अब डिफिकल्ट टास्क था, अब उसके लिए आसान हो गया है। तो इसके लिए होता है एक इडियम, वो है आपका रैप माई हेड अराउंड इट। रैप माई हेड अराउंड इट का मतलब होता है कोई चीज जो आपको समझ में आ जाती है, कोई भी चैलेंजेस है, कंफ्यूजन है, या फिर कोई भी ऐसा फॉरेन कंसेप्ट इन द सेंस कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया या फिर कोई भी फॉरेन ट्रेंड हो गया, वो आपको समझ में आ जाता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं रैप माई हेड अराउंड इट। हाँ भाई अब ये चीज मेरे को समझ में आ गई है। सो टू कंप्रेहेंड, कंप्रेहेंड का मतलब क्या होता है, समझ। तो इसलिए ऑप्शन 4 यहाँ पे फिट बैठता है। नेक्स्ट है आपका लिसन यू नीड टू प्रायोरिटाइज, यू कांट हैव योर डैश। वो कह रहा है कि लिसन भाई सुनो, आपको किसी चीज को प्राथमिकता जरूर देनी है, ठीक है। यू कांट हैव योर मतलब इसका क्या है भाई, आप किसी एक चीज को आप प्राथमिकता देनी है, हर एक चीज के आप जो है अपना हाथ नहीं डाल सकते, अपनी चॉइस नहीं रख सकते। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में कौन सा इडियम फिट बैठ रहा है आप देखोगे, वो है फिंगर इन एवरी पाई। तो फिंगर इन एवरी पाई का मीनिंग ही आपको एक्सप्लेन कर देगा। फिंगर इन एवरी पाई का मतलब होता है समवन हु हैज अ फिंगर इन एवरी पाई मीन्स he involved in a lot of different activities और knows about a lot of different things। तो उसके लिए हम यूज करते हैं फिंगर इन एवरी पाई। तो इसलिए वो यहाँ पर उसको कह रहा है कि भाई यू नीड टू प्रायोरिटाइज, लिसन यू नीड टू प्रायोरिटाइज, भाई उस चीज को प्राथमिकता दो जो आपको चाहिए, सारी चीजों में हाथ पैर मत मारो। द स्टूडेंट ऑफ योर्स हैज सच साउंड वैल्यूज, शी इज इंडीड अ। तो यार ये तो सिंपल सा है, रेयर बड़ी, इसकी तो बताने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ते हैं। इन माई पेरेंट्स टाइम वी मोस्टली एट एट होम एंड फैमिली आउटिंग्स हैपन। तो यहाँ पे ये कह रहा है कोई व्यक्ति कि जब उसके माता पिता का टाइम था, उसके माता पिता के दौरान ये कि जो वो बच्चा रहा होगा, वो मोस्टली एट एट होम मतलब कि हम घर पे ही खाना खाते थे, और जो फैमिली आउटिंग थी, तो पुराने टाइम की बात करें तो पुराने टाइम यार तो लोग घर में ही खाना खाते थे, बाहर तो कभी कभी जाते थे। तो कोई भी चीज़ कभी कभी होना किसी चीज़ का जो वेरी ऑफन नहीं होती, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वंस इन अ ब्लू मून। आप जानते हैं वंस इन अ ब्लू मून का मतलब बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। आगे हम यूज़ करते हैं सुमन रियली हैज डैश, शी मूव्ड टू अ न्यू हाउस जस्ट अ मंथ बैक बट ऑलरेडी हैज अ लवली गार्डन। तो यहाँ पे आप देखिए सिचुएशन क्या कह रही है कि भाई सुमन के अंदर कोई तो क्वालिटी है, वो क्वालिटी क्या है वो उसने आगे एक्सप्लेन करी है सेंटेंस में, कैसे कि शी मूव्ड टू अ न्यू हाउस जस्ट अ मंथ बैक, भाई एक महीने पहले ही वो नए घर में आई थी, बट ऑलरेडी हैज अ लवली गार्डन, और अब उसके पास देखो कितना प्यारा गार्डन है। मतलब क्या है इसका कि सुमन के पास एक ऐसा टैलेंट है गार्डनिंग का, ठीक है, अच्छे पेड़ पौधों का रख रखाव, पेड़ पौधों को कैसे पालना है, ठीक है, वो सारा जो नॉलेज है वो किसको है, सुमन को है। तो इसलिए यहाँ पे जो ऐसा इडियम इसमें फिट बैठता है वो है आपका ग्रीन फिंगर। ओके, सो ग्रीन फिंगर का मतलब होता है टू बी गुड एट गार्डनिंग एंड मेकिंग प्लांट्स ग्रो वेल। तो ये कुछ नए पैटर्न के मैं आपको इडियम्स करवाए हैं, फ्रेजेस करवाए हैं। कैसा आपको ये वीडियो लगा, ठीक है, अब आपको पता चल गया कि किस सेंस में भी और आपको इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ने हैं। ध्यान दीजिए इस प्रकार के जो इडियम एंड फ्रेजेस हैं वो आप न्यूज़पेपर से आसानी से सीख पाओगे।
सो न्यूज़पेपर में आप एडिटोरियल पढ़ा करो, कोई भी आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो इंग्लिश का, ठीक है, उसमें फाइंड आउट करने की कोशिश किया करो कि जो आपका इडियम एंड फ्रेजेस कहीं भी आपको किसी सेंटेंस में मिलता है उसको अंडरलाइन कर लिया करो, उसका मीनिंग समझने की कोशिश किया करो। सो न्यूज़पेपर से आप इसको आसानी से गैदर कर पाओगे, इसको इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। इसके अलावा मीनिंग्स तो आपको याद करने ही है, क्योंकि बिना मीनिंग्स के आप यहाँ पे कोई भी इडियम एंड फ्रेजेस सिचुएशन में फिट नहीं बिठा पाओगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना, चैनल सब्सक्राइब कर देना।